हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। इससे पहले भी हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए थे और मैं चाहता हूँ आप वो वीडियोस भी देख लें। और कुछ बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, उनके कमेंट से मुझे पता चल रहा है। ठीक है। और आज हम सिविक्स का ही पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर हम करेंगे। और ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। और इसमें हर एक चीज़ है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। और वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको हर एक चीज़ इस चैप्टर से जुड़ी हुई आसान भाषा में समझ आ जाएगी। इससे पहले आपने इस चैप्टर को कैसे पढ़ा था, कैसे समझा था, मुझे नहीं पता। बट मैं जिस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो देख करके आपको सच में अच्छा लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर मेरा क्लियर का क्लियर हो गया। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है भाई? पॉलिटिकल पार्टीज। क्या नाम है भाई? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पार्टीज के बारे में तो आप जानते हैं। एक तरीके से पार्टीज को एक तरीके से आप समझ लीजिए, हम एक ग्रुप को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? ग्रुप को। जैसे कि मान लीजिए आपका अपना एक ग्रुप होगा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उन सभी दोस्तों ने अपना एक ग्रुप बना रखा होगा। तो वो जो है वो एक नॉर्मल ग्रुप है। वो कौन सा किसका ग्रुप है? वो एक दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है। ऐसे ही हमें देखना है राजनीतिक संदर्भ में। किस संदर्भ में? राजनीतिक संदर्भ में। तो राजनीतिक पार्टियां हमारे इस चैप्टर का नाम है। यानी कि अगर आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी जब पार्टियां रहती हैं, एक तरीके से मान लीजिए आम आदमी पार्टी रहती है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ये कैसे बनती हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कहलाती है, कौन सी स्टेट कहलाती है, और कौन कौन सी भारत में पार्टियां हैं, उन सभी बातों का जो ब्यौरा है ना, वो इस चैप्टर में है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, या फिर सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं किसको है? देखिए, पार्टी मैंने क्या बताया आपको कि बहुत सारे जब लोग मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको आप एक पार्टी भी कह सकते हैं। लेकिन बात आती है यहां पर पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हो जाएगा कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का एम जो है, अगर चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना है, तो वो कौन सी पार्टी बन जाएगी? एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। समझ रहे कहने का मतलब? जैसे कि आपने ऐसे भी बहुत सारी पार्टियां सुनी होगी, किटी पार्टी सुनी होगी, बैचलर पार्टी सुनी होगी, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे ना, फिल्मों में यूज होते हैं बहुत सारे। तो वैसे ही यहां पर कौन सा वर्ड है आपका? एक वर्ड है यहां पर पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी पार्टी या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप जिसका काम क्या है कि इलेक्शन लड़ेंगे और हम गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो ये जिस भी पार्टी का एम होता है वो क्या कहलाती है भाई? आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसके भीतर बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक जो पार्टी होती है उसकी अपनी अपनी क्या होती है? विचारधारा होती है। और जो भी विचारधारा होती है वो पार्टी के सारे मेंबर उस चीज को मानते हैं। जैसे कि मानिए एग्जाम्पल के लिए कि आपका है जैसे कि आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को जब आप देखते हैं तो इसमें इसके जो मेन है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया है, अतिशी है, ऐसे करके तमाम इसमें नेता हैं। अब ये सभी के सभी जो नेता है ना, इन सब का क्या है कि इनकी जो पॉलिसी है वो कॉमन होती है। कॉमन कहने का मतलब है ये एक ही विचारधारा को सभी लोग मानते हैं, तभी ये क्या है? एक पार्टी में है। ऐसे ही मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग होंगे सब एक ही विचारधारा को फॉलो करते होंगे। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही नेशनल पीपल्स पार्टी, ऐसे करके जितनी भी पार्टियां होती हैं वो सभी पार्टियां जो उसके मेंबर है सब एक जैसी विचारधारा रखते हैं और तभी वो उस पार्टी में बने रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी आपको समझ आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। क्या होता है भाई आपका? घटक। घटक का मतलब मान लीजिए अगर मैं इस वॉच की बात करूं तो इस वॉच के कंपोनेंट क्या क्या होंगे? तो ये ग्लास होगा, ये इसके बटन्स होंगे, इसके अंदर की स्क्रीन होगी। वैसे ही एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके घटक कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी होती है उसके 3 मेजर घटक होते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके बहुत सारे क्या होंगे? लीडर होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, बीच में हम रख दे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने रख दिया यहां पर भाई आम आदमी पार्टी। क्या रख दिया भाई मैंने? आम आदमी पार्टी। अब हमें इस आम आदमी पार्टी के घटक देखने हैं। तो इस आम आदमी पार्टी का जो पहला घटक है वो कौन होगा? वो इसके लीडर होंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, ठीक है, राघव चड्ढा हो गया और मनीष सिसोदिया हो गए। ये सब क्या है? इसके पार्टी है, पार्टी के क्या है? सॉरी, लीडर हैं। जो दूसरा घटक है वो होता है आपका इसके एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स का मतलब क्या होता है? इसके कार्यकर्ता। क्या होते हैं भाई? आपके कार्यकर्ता। यानी कि जो इस पार्टी की पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता से पार्टी मिलती है एक तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। समझ गए? अब जो जो लोग इसको फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? इसके फॉलोवर्स कहलाएंगे,
है ना, और यही तो 3 घटक हैं। तो कोई भी पार्टी है, उस पार्टी के घटक कितने हो गए? 3। पहला घटक क्या है? उसके नेता। दूसरा घटक क्या है? जो उस पार्टी के एक्टिव मेंबर है, जो उसके कार्यकर्ता है। आपने कार्यकर्ता वर्ड सुना होगा, जो एक पार्टी को मतलब वो लोगों तक जाती है, उनके पर्चे पहुंचाते हैं वहां तक, उससे जुड़े रहते हैं एक तरीके से, तो वो कार्यकर्ता होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी पार्टी को मानते भी हैं, वो उसके क्या है? फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं एक तरीके से। तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक तीसरा घटक हो जाएगा। और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 घटक होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और एक हो गया आपके फॉलोवर्स। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है भाई आपका? फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कौन कौन से काम है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। तो पॉलिटिकल पार्टी के मेजर काम क्या है? पहला क्या होता है भाई? सबसे मेन काम तो ये होता है भाई कि इन्हें क्या करना है? इलेक्शन को कंटेस्ट करना है, पावर में आना है, या फिर जीतना है, या फिर सरकार बनानी है। दूसरा काम क्या होता है कि जो भी पॉलिसी वगैरह है, जो भी लॉ है, वो ये बनाते हैं। जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी केंद्र में है, केंद्र में वो इलेक्शन जीती, तो वो क्या करती है? पॉलिसी ही तो बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा काम क्या हो गया? फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड लॉ। तीसरा काम होता है भाई, अगर मान लो कि वो पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उसके सांसद जीत गए, उसके विधायक जीत गए, तो वो क्या करती है? ऑपोजिशन में चली जाती है। ऑपोजिशन का मतलब देखो मैं समझाता हूं क्या होता है। जैसे कि मान लो दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में भी वैसे हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं, और दिल्ली में चुनाव हुए 70 सीटों को लेकर के। ठीक है, 70 में से क्या होता है, जिसके पास 36 विधायक हो गए, 36 बंदे एक तरफ हो गए, तो उनकी सरकार बनती है। तो मान लो आपकी आम आदमी पार्टी के कम से कम 50 विधायक जीत गए, और जो कांग्रेस है उसके कम से कम 20 बंदे जीत गए। ठीक है, सरकार यहां पर किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी तो होगी भाई रूलिंग पार्टी एक तरीके से इस दिल्ली वाले हिस्से में, लेकिन कांग्रेस के भी तो 20 बंदे जीते थे, है ना। तो जो 20 बंदे जीते हैं ये किस में चले जाएंगे? अपने आप ही ऑपोजिशन में चले जाएंगे। किस लिए? ताकि वो इसको क्रिटिसाइज कर सके, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो इस तरीके से जो दूसरा काम होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो अगर वो इलेक्शन नहीं जीत पाती है, इलेक्शन का मतलब अगर सरकार नहीं बना पाती है, और मान लीजिए उसके कोई विधायक भी नहीं जीत गए, या फिर कुछ ही बंदे जीते, तो वो अपना रोल कौन सा प्ले करेगी? ऑपोजिशन का। तीसरा क्या होता है भाई? शेप पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी जनता की राय है उसको सरकार तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचा करके उसके ऊपर नियम बनाना। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो जनता होती है वो कुछ डिमांड रखती है, कुछ भी डिमांड मान लो उन्होंने रख दिया, तो उस डिमांड को वहां तक सरकार तक कौन लेके जाता है? ये पॉलिटिकल पार्टी ही लेकर के जाती है, और फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, फिर आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का यही काम होता है। इसके अलावा और भी कुछ देख लेते हैं। कंटेस्ट इलेक्शन तो हो गया, सेफ पब्लिक ओपिनियन भी हो गया। इसके अलावा लोगों की ये सहायता करते हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है। जैसे कि अभी दिल्ली में कौन सी वेलफेयर स्कीम चल रही है कि जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? अगर मान लो वो इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाना है, तो वो लोगों के पास जाएगी, उनको बताएगी फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सब काम भी किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टी का ही काम होता है। इसके अलावा जो पार्टी हार गई वो तो ऑपोजिशन में है। और ये वाला कौन सा है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है सरकार बनाना, कितने भी लेवल पे। या तो हो सकता है वो केंद्र में सरकार बनाए, या तो राज्य में सरकार बनाए, या तो लोकल गवर्नमेंट में सरकार बनाए। तो किसी भी लेवल पर ये सरकार ही बनाते हैं बेसिकली। ठीक है भाई, अगला क्या है? अगला काम है कि प्ले अ डिसाइसिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड द कंट्री। वही है कि मैंने क्या बताया था आपको कि इसका एक और काम क्या होता है कि पॉलिसी बनाना और लॉज को बनाना। और लास्ट है आपका भाई कि जनता के सामने अलग अलग पॉलिसी लेकर के आना, अलग अलग स्कीम्स लेकर के आना, गवर्नमेंट के थ्रू ही समझ लो। अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए तो वो क्या करेंगे? ऐसी ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे। किसके लिए? जनता के लिए। और यही सब काम होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। इस चीज को समझने का एक और तरीका ये है ना कि आप जो कुछ भी आसपास में देखते हो, इलेक्शन में जो कुछ भी देखते हो, उसी से अंदाजा लगा लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है बेसिकली। ओके, चलो अगला क्या है भाई? व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी हमें क्यों चाहिए? तो देखो भाई, ये जो चीजें हैं ना, कहां गया वो, सॉरी, हाँ, ये जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों के लिए तो आपको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो भाई कि पॉलिटिकल पार्टी अगर रहती है तो वहां पर क्या रहेगा? वहां पर डेमोक्रेसी बनी रहेगी एक तरीके से, क्योंकि आपके राज्य में अलग अलग पार्टियां होंगी तो लोग उनसे जुड़ेंगे और एक तरीके से लोकतंत्र से जुड़े रहेंगे, है ना। और अगला क्या है कि अलग अलग जितनी भी आपके पास पार्टियां होंगी, उसी के अलावा क्या होगा कि आपको अलग अलग व्यूज देखने को मिलेंगे। व्यूज का मतलब यहां पर क्या है कि मान लो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो तीनों की तीनों आपने पार्टियां देखी, तीनों पार्टियों की विचारधारा क्या है?
बहुत ज्यादा अलग अलग है ना। अब जो व्यक्ति जिसकी विचारधारा जिस पार्टी से मैच होगी वो क्या करेगी, उस चीज को क्या करेगी, वो सपोर्ट करेगी और फिर उसके थ्रू अपनी सरकार लाने की चाहेगी। जैसे कि मान लो भारत में भी किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है ना एक तरीके से। तो बीजेपी जैसी आइडियोलॉजी जो भी लोग रखते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है कि भाई हमें ईमानदार रहना है, हमें लोगों के लिए काम करना है और वो सबके लिए काम करना है, बेसिकली जो भी विचारधारा है उस चीज को जो मानते होंगे वो क्या करेंगे, वो आम आदमी पार्टी को चूज करेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी के आने से क्या होता है कि लोगों के सामने अलग अलग क्या मिल जाते हैं, चॉइसेस मिल जाते हैं, जिसके जरिए वो क्या करेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को मतलब अपना समर्थन देंगे या फिर उसको वोट करेंगे। इसके अलावा कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए, फिर शासन चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, एक बहुत बड़ा दल नहीं होगा, तब तक सरकार बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप अकेले कितना ही कुछ कर लोगे, अकेले आप नहीं कर सकते ना। जैसे कि मान लो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी क्या अकेले वहां तक पहुंचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हुए उनको सांसदों का सपोर्ट है, तब जाकर के वो क्या है, प्रधानमंत्री बने हुए। तो इसी टाइप से समझो कि जब तक आपके पास एक बड़ी पार्टी नहीं होगी, बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो आप क्या नहीं कर सकते, एक शासन व्यवस्था को सही से नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये हो गया भाई व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो भारत हो गया या विश्व हो गया, उसमें पार्टी सिस्टम क्या होता है। पार्टी सिस्टम का मतलब होता है पार्टी की व्यवस्था। समझिए जैसे कि भारत आपका देखते हो आप, भारत में क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं, ना जाने कितनी सारी पार्टियां हैं। तो ये जो एग्जांपल होगा आपका एक मल्टी पार्टी सिस्टम का होगा, क्योंकि बहुत सारे जो देश होते हैं वहां पर एक ही पार्टी चलती है या फिर दो पार्टी चलती है, तो वहां पर मल्टी पार्टी चलती है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए जो आप चाइना देखते हो, इस चाइना में एक ही पार्टी है और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक तरीके से मान लो सीपीसी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहां पर एक ही पार्टी को अलाउ है भाई इलेक्शन लड़ने का, और जितने भी नेता हैं वो सीपीसी के ही होते हैं और कोई वहां पर पार्टी नहीं है। तो ये जो आप चीज देख रहे हो, ये कौन सा पार्टी सिस्टम होगा आपका, वन पार्टी सिस्टम, है ना, कि देश में केवल एक ही पार्टी को अलाउ रहता है इलेक्शन लड़ने का, जितने भी नेता होंगे वो इसी में से आएंगे बाहर एक तरीके से। ऐसे ही मान लो जो टू पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, अभी कहां पर इलेक्शन हुए थे, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, वहां पर दो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, है ना, एक वो थी कमला हैरिस और एक कौन थे भाई, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी जीत गए। तो वहां पर कितने देखे आपने, दो ही बंदे एक तरीके से देखे, है ना। तो ये वाला जो सिस्टम आप देखते हो वो टू पार्टी सिस्टम है। तो जो आपका यूएसए है, उस यूएसए वाले देश में क्या है, दो ही पार्टियां अलाउ है एक तरीके से फॉर कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसा मान लो आप, या तो वो डेमोक्रेटिक है और या तो रिपब्लिक है। ये वहां की दो पार्टियों का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कि वहां पर केवल दो ही पार्टियां चलती हैं, एक तो डेमोक्रेटिक और एक चलता है आपका रिपब्लिकन। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन से हैं। तो ये समझ आ रहा है आपको क्या है कि पार्टी सिस्टम का मतलब है कि उस देश में पार्टी को लेकर के क्या व्यवस्था करी गई है। तो चाइना जो देश है वहां पर एक ही पार्टी को अलाउ है इलेक्शन लड़ने का। जो आप अमेरिका देखते हो वहां पर टू पार्टी सिस्टम है। और ऐसे मान लो अगर भारत को देखते हो तो भारत आपका क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम वाला देश है, क्योंकि यहां पर कितनी पार्टियां देखते हो आप, बहुत सारी पार्टियां देखते हो, है ना। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे करके तमाम ना जाने कितनी पार्टियां हैं, और इसी को हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो वन पार्टी में क्या हो जाएगा भाई, ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स, टू पार्टी में टू मेन पार्टीज डोमिनेट, और थ्री वाले में क्या है भाई, मैनी पार्टीज ऑफन लीडिंग टू कॉलिशन, एग्जांपल इंडिया। तो देखो जब वन पार्टी सिस्टम होगा ना तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि लोग एक ही पार्टी को वोट दे देंगे एक तरीके से। मान लो टू पार्टी सिस्टम में वोट अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम में ना जाने कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ना स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो बहुमत वाला आंकड़ा चाहिए आपको, बहुमत वाला आंकड़ा यहां मिलेगा नहीं, क्योंकि लोगों के वोट क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बट जाएंगे। और इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम की एक गलत बात क्या हो जाती है कि इसमें क्या होता है, कॉलिशन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा आती है। जैसे कि मान लो अभी नरेंद्र मोदी सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं, तो इनकी जो पार्टी है, इनकी अकेले की पार्टी लेकर के 240 सीट लेकर के थी सांसद के, और सरकार बनाने के लिए चाहिए होते हैं भाई आपको 273। तो क्या ये सरकार बना पाएगी, बिल्कुल नहीं बना पाएगी। तो इन्होंने क्या किया, दूसरी जो रीजनल पार्टीज थी उनके साथ गठबंधन कर दिया, यानी कि कॉलिशन कर दिया, और कॉलिशन करने के बाद ये भाई पहुंच गए 300 के आसपास पहुंच गए, है ना, और 300 के आसपास पहुंच गए तो इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो यही होता है कि जिस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, वहां पर नंबर ऑफ सीट्स या फिर नंबर ऑफ वोट्स जो होते हैं वो अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं, और बटने की वजह से वहां पर कॉलिशन होता है। खैर, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की। तो बहुत सारी आपने पॉलिटिकल पार्टी अभी देखी, उनके काम देखे,
और पार्टी सिस्टम भी देखा। तो पार्टी, अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइप की होती है। तो जितनी भी आप पॉलिटिकल पार्टी आप देखते हो, जैसे कि मान लो अभी एग्जांपल में हमने एक तो बोला था भाई, मैंने आम आदमी पार्टी बोला था, एक मैंने बोला था भाई बीजेपी बोला था, ठीक है, एक मान लो मैंने बोला था कांग्रेस, ऐसे करके मान लो, ठीक है। अब ये हो गई 3 पॉलिटिकल पार्टी। अब इन 3 पॉलिटिकल पार्टी को हमें इन दोनों में फिट करना है। तो बीजेपी जो आप देखते हो, क्या उसका नाम पूरे भारत में है? हाँ बिल्कुल है। क्या वो पूरे भारत में हर जगह इलेक्शन जीतती है? तो बिल्कुल जीतती है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगी आपकी, है कि एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। नेशनल का मतलब होता है एक राष्ट्रीय पार्टी, जो पूरे राष्ट्र में एक तरीके से जिसका नाम हो, इलेक्शन जीतती हो, उसके सांसद हो, विधायक हो, इस हिसाब से उसको बताया जाता है कि वो एक क्या है, एक नेशनल पार्टी है। ऐसे ही कांग्रेस भी आपका क्या है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी जो आपका है, स्टार्टिंग में केवल दिल्ली में इसका प्रभाव देखा जाता था। तो ये जो पार्टी थी भाई आपकी, वो एक रीजनल या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी थी। स्टेट नहीं कहेंगे क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, तो उसको रीजनल पार्टी आप कह सकते हो। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी केवल थी, सिर्फ दिल्ली में थी, तो उसको मैं रीजनल पार्टी कहूंगा। बट अभी के टाइम पर क्या है, आम आदमी पार्टी के ना बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है, और बहुत सारे इसने दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़े और सीटें भी जीती, और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी पहले तो रीजनल पार्टी थी, बट अभी के टाइम पर ये भी क्या बन गई आपकी, एक ये नेशनल पार्टी बन गई है। समझ आ रहा है कहने का मतलब? यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिलता हो, भारत के हर एक क्षेत्र में उसकी सीटें वगैरह हो, तो उसको आप नेशनल पार्टी कह दोगे। लेकिन वही कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो अपने ही क्षेत्र विशेष में ही रहती हैं। जैसे कि मान लो लालू यादव का नाम सुना होगा आपने। लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना। तो आरजेडी जो है वो पार्टी, वो बेसिकली कहां आपको देखने को मिलेगी, केवल और केवल बिहार में देखने को मिलेगी। ऐसे ही नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, ये भी कहां देखने को मिलेगी, केवल और केवल बिहार में। ऐसे ही समाजवादी पार्टी, ये क्या है, यूपी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी है ये। तो यूपी में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है और ज्यादातर इलेक्शन ये वहीं पर जीत पाती है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रीजनल पार्टी कह सकते हो, फिर स्टेट पार्टी कह सकते हो। लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है भाई कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ, कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसको हम करेंगे इस तरीके से। देखो भाई, तो किसी भी पार्टी का अगर आपको भविष्य तय करना हो भाई, भविष्य क्या, या फिर किसी भी पार्टी को अगर आपको बताना हो कि वो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है या एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये जो पैमाना है ये उसके ऊपर आपको लागू करना पड़ेगा, और जिसमें जो फिट बैठते हैं वो अपने आप ही या तो नेशनल कहलाएंगे और या तो स्टेट कहलाएंगे। तो देखो, अगर किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला चीज क्या है भाई, कि प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल फेडरल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जितने भी भारत के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि मान लो दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, ऐसे करके जितने भी है, उन सभी में उसका प्रभाव होना चाहिए, वो वहां पर स्थित होनी चाहिए, ठीक है। इसका क्या है भाई कि पार्टीज विच आर प्रेजेंट इन फ्यू फेडरल यूनिट्स ओनली, ये यानी कि ये केवल कुछ ही क्षेत्रों में होती है, जो केवल कुछ क्षेत्रों में हो और जो सभी क्षेत्रों में हो। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई पार्टी 6% सीट लेकर के आ जाए, किसके अंदर, सॉरी 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा के इलेक्शन में लेकर के आ जाए, तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक नेशनल पार्टी हम कह सकते हैं। यानी कि मान लो इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में क्या मिलते हैं, 6% टोटल वोट मिल जाते हैं। 6% टोटल वोट का मतलब जितने भी वोट थे उसका 6% वोट अगर केवल बीजेपी को मिल जाते हैं तो भी उसको आप नेशनल पार्टी कह सकते हो। और या तो अगर वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट ही ले और कम से कम 4 स्टेट में ऐसा हो, यानी कि 4 अलग अलग स्टेटों में भी अगर वो 6% वोट शेयर लेकर के आ जाते हैं तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, एक नेशनल पार्टी बोल सकते हो। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि एक पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो मान लो एक राज्य में इलेक्शन हुए, मान लो यूपी में इलेक्शन हुए, अब उस यूपी में जो इलेक्शन हुए तो वहां पर उसको 6% वोट, उस यूपी की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले में पूरे भारत की बात करी थी मैंने, यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना वो पूरे भारत के लोग वोट करते हैं। जो स्टेट का इलेक्शन होता है उसमें केवल एक राज्य के लोग वोट करते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक राज्य विशेष में 6% क्या ले आए, वोट लेकर के आ जाए, टोटल वोट का 6% ले आए, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एक स्टेट पार्टी भी बोल सकते हो या रीजनल पार्टी भी आप बोल सकते हो। समझ रहे कहने का मतलब कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक राज्य के 6% सीट जीत जाए, 6% वोट ले आए सॉरी, और उसको आप क्या बोल दोगे, स्टेट पार्टी।
और ये क्या बोला मैंने, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, इसमें अगर वो लोकसभा के 6% वोट लेकर के आ जाए तो उसको आप बोल दो कि भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इस वाले में पैमाना क्या है, पूरे भारत का है, यानी कि पूरे भारत के लोगों ने वोट किया और पूरे भारत के लोगों के 6% वोट अगर आपको मिल जाते हैं तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाओगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इस वाले में क्या है भाई, स्टेट वाले में, कि अगर उस राज्य के 6% जो वोट थे टोटल के, तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप क्या कहलाओगे भाई, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहलाओगे। ठीक है, अगला एक और क्या है भाई कि कम से कम या तो आप 4 लोकसभा की सीट जीत जाओ तो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहला दोगे, और या तो अगर आप 2 सीट जीत जाते हो लेजिस्लेटिव असेंबली का तो भी आप क्या बन सकते हो, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हो। यानी कि 2 चीजें लागू होती हैं, एक तो 6% वोट, या तो 6% वोट ले आओ, और या तो केवल 2 सीट जीत जाओ भाई स्टेट के असेंबली के इलेक्शन में। और सेम इसमें ऐसा क्या है कि आपको 4 सीट जीत जानी है लोकसभा की तो भी आप क्या बन जाओगे, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाओगे। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी का आप खेल देखो क्या हुआ। आम आदमी पार्टी पहले इन चीजों में बैठ गई, ठीक है, यानी कि वो केवल दिल्ली में शामिल थी और उसने स्टेट असेंबली के इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से भी जीते, और इसकी वजह से उसको पहले स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहा गया था। बाद में क्या हुआ कि जब वोट भारत में लोकसभा के चुनाव हुए ना, तो उसके बहुत सारे सांसद जीत गए एक तरीके से मान लो, और उन सांसदों के जीतने की वजह से क्या हुआ कि वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो पहले जो पार्टियां होती हैं पहले वो क्या बनती हैं, स्टेट वाली बनती हैं, धीरे धीरे उनका जो प्रभाव है पूरे भारत में देखा जाता है, और जब पूरे भारत में देखा जाएगा और वहां पर सीटें भी वो जीतेंगी तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। ये मेजर डिफरेंस है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही यही रहेगा आपका कि जब भी ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, तो आप इसको इसी तरीके से बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नेशनल है। पहले हम नेशनल को देखेंगे कि नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, कौन सी नेशनल, वो कौन कौन सी है। तो देखिए जो सबसे पहला नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसको अभी के समय में कांग्रेस भी कहा जाता है, आईएनसी ही है। और ये फाउंड हुआ है भाई 1985, जो कि गलत है, यहां पर ये गलत लिख दिया है किसी ने, सॉरी, 1885 है आपका इसका आंसर, 1885 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। और ये एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा इसका डोमिनेंस देखा जाता है। ठीक है भाई, और इसका जो गठबंधन है वो कहलाता है भाई यूपीए। गठबंधन का मतलब ये बाकी पार्टियों के साथ मिलकर के भी चुनाव लड़ती है कहीं कहीं पे, और इसकी वजह से ये यूपीए का कहलाती है। यूपीए गठबंधन पूरे भारत की पार्टियों के साथ मिलकर के कांग्रेस का गठबंधन क्या कहलाता है, यूपीए कहलाता है। और अभी के टाइम पर ये ऑपोजिशन में बैठी हुई है क्योंकि सेंट्रल में कौन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट तो जीत गई है ना एक तरीके से, तो वो रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के पास कम सीटें हैं, तो ये कहां पे चलेगी भाई, ऑपोजिशन में चलेगी, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना। चलो दूसरी पार्टी देखते हैं। दूसरी पार्टी है भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1980 में बनी थी। ठीक है, और इसका तो आपको पता ही है कि इसका जो क्या कहते हैं उसको आइडियोलॉजी है वो क्या है, हिंदुत्व है, यानी कि हिंदू की बात करते हैं बेसिकली ये। और इसी वजह से ये पार्टी अभी सत्ता में भी है। और इसका जो गठबंधन है वो क्या कहलाता है, एनडीए कहलाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नरेंद्र मोदी 240 सीटें लाते हैं तो सरकार नहीं बना पाएंगे, है ना, तो 273 चाहिए आपको। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी रीजनल पार्टी के साथ वो मर्ज हुई। तो वो जो मर्ज हुए ना वो क्या कहलाएंगे, वो एनडीए वाली, मतलब जो सरकार थी, फिर एनडीए की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो आपस में मिल गई। उनके ग्रुप को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इन दोनों का अपना अपना एक अलायंस है। चलिए, तो ये हो गया भारतीय जनता पार्टी। अगला है आपका बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है आपका है 84 में बनी थी, 1984 के कांसीराम जो थे वो उन्होंने इसको बनाया था, के कांसीराम। और इस पार्टी का बेसिकली समझना है आपको कि जो सपोर्ट मिलता है सबसे ज्यादा वो एससी, आदिवासी, एसटी वाले जो लोग हो गए, ओबीसी जो लोग हो गए, वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इनकी विचारधारा इनके आरक्षण से जुड़ी हुई है, इनके पावर को, इनकी बात लाने के लिए एक तरीके से मान लो इनके समर्थन वाली जो पार्टी आप कह सकते हो उसको कह सकते हो बहुजन समाज पार्टी। और इनकी एक फेमस महिला है जो काफी आगे बढ़ी थी राजनीति में, मायावती, जिनकी सरकार भी बनी थी एक बार, मतलब मुख्यमंत्री रह चुकी है बहुजन समाजवादी पार्टी से। ये यूपी की पार्टी है बेसिकली। ठीक है भाई, कहां की पार्टी है, यूपी की। अगली कौन सी है भाई, इंडिया, चौथी यहां पे है ना, हाँ सॉरी। तो जो चौथी है आपकी वो है आपकी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट बोला मैंने यहाँ पर। ये जो बनी थी आपकी 1964 में बनी थी और ये पहली पार्टी है भाई, ये समझो कि भारत में कांग्रेस तक को हरा देने वाली पार्टी थी ये, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है, केरल में सबसे ज्यादा ये पार्टी देखी जाती है और वहां उस केरल वाले राज्य में कांग्रेस की सरकार ना चुन करके लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुनी थी। तो ये पार्टी का प्रभाव शुरू में बहुत ज्यादा बढ़ा और ये आइडियोलॉजी सपोर्ट करती है भाई सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को। तो सोशलिज्म आपको पता ही है, यानी कि ये क्या चाहते हैं कि सरकार ही ज्यादातर काम करे, प्राइवेट चीजें बिल्कुल भी ना हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और ये सब जो चीजें हैं वो इस पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो कि चौथी आपकी नेशनल पार्टी हो गई। अगली नेशनल पार्टी है भाई नेशनल पीपल्स पार्टी। देखिए जो नेशनल पार्टी पीपल देखते हैं आप, ये जो है आपका ये साउथ बोल रहा हूं मैं, जो आपका है ना क्या कहते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट की ये पार्टी है जो कि ये 2012 में बनी थी और इसने बहुत ही कम समय में ये समझो आप कि इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया था। तो नॉर्थ ईस्टर्न की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी जो है आपका वो क्या है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी कहलाती है, जो कि बहुत कम टाइम में ही बन गई थी और इसका जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे इन्फ्लुएंस देख लो, डोमिनेंस देख लो, तो वो मेघालय में देखा जाता है। और लास्ट देखिए यहाँ पर छठा आ गया ना आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी कब बनी, 2012 के आसपास में बनी थी और इसने बहुत ही जल्दी एक तरीके से क्या किया, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। अभी इनकी सरकार कहाँ पे है, पंजाब में भी इनकी सरकार है, गोवा के इनके पास कुछ सांसद हैं और इस तरीके से इन्होंने बहुत जल्दी क्या किया था, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और इसका क्या है आइडिया भाई, अकाउंटेबिलिटी है, क्लीन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, गुड गवर्नेंस है। और ये जो विचारधारा जो लोग रखते हैं कि भाई साफ सुथरी सरकार हो और ट्रांसपेरेंसी हो सरकार के कार्यों में, तो इस विचारधारा को लोग जो मानते हैं वो आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। और इस तरीके से समझो आप कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपने अपने व्यूज के जरिए क्या करती हैं, वो जनता तक जाती हैं कि भाई मेरा जो पॉलिटिकल व्यू है वो ये है, आप इससे मैच खाते हो तो आप इसको सपोर्ट करो। जैसे कि बीजेपी क्या है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है ना, तो हिंदुत्व वाली विचारधारा को जो लोग समर्थन देते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस क्या है भाई, सेंट्रिस्ट पार्टी एक तरीके से, वो सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है मान लो एक तरीके से, वो हिंदुत्व की उतनी बात नहीं करती है, वो सबकी बात करती है। तो जो लोग मतलब सेकुलरिज्म की बात करती है वो, तो जो लोग उसके समर्थन में वो लोग उसको वोट करते हैं। वही आम आदमी पार्टी देख लो तो ये किसकी बात करती है, आम आदमियों की बात करती है, ये इसमें धर्म वरम नहीं आ रहा, ये आम आदमियों की बात करती है। तो इसने एक ही बात में क्या किया, सबको अपने घेरे में ले लिया, आप ये समझो, और इसी वजह से ये जीतती भी आ रही है। खैर ये होगी हमारी कुछ नेशनल पार्टीज। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेट पार्टी की। देखो ये नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी आपको क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम जो आपका आएगा ना उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपसे नेशनल पार्टी की डेट पूछ लेगा या इसका हेड पूछ लेगा। बेसिकली हेड तो नहीं पूछेगा, डेट ही पूछता है ना। और एक अब बात कर रहे हैं हम किसकी, स्टेट पार्टी की। तो स्टेट पार्टी में पूछ लेता है कि भाई महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी है जो चलती है खूब, है ना। तो चलो अब एक एक करके इनको भी जान लेते हैं। देखो सबसे पहला जो स्टेट है भाई वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो ही पार्टियां सबसे ज्यादा चलती हैं भाई, एक तो चलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक चलती है, इसमें वो लिखा नहीं है, इसमें लिखा रखा है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। ये वाली पार्टी तो अब उतनी नहीं चलती है, वहां पर नेशनल पीपल्स पार्टी चलती है एक तरीके से, महबूबा मुफ्ती की सरकार जिसमें बनती है ना, महबूबा मुफ्ती। खैर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभी जम्मू कश्मीर जो आप राज्य देखते हो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार है और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके भाई उमर अब्दुल्ला। ठीक है, कौन है, उमर अब्दुल्ला। तो ये कुछ स्टेट पार्टीज हैं जो केवल इसी स्टेट में क्या करती हैं, इलेक्शंस को जीतती हैं। तो जम्मू कश्मीर की स्टेट पार्टी क्या कहलाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। समझ आ गया कहने का मतलब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर होता है, केवल जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की भाई। तो उत्तराखंड में चलती थी एक पार्टी भाई, उत्तराखंड क्रांति पार्टी। तो ये जो आपकी पार्टी आप देख रहे हो उत्तराखंड क्रांति पार्टी, ये उत्तराखंड वाले रीजन में चलती थी खूब। बट अभी के टाइम पर ये भी नहीं चलती है क्योंकि यहां पर भी अभी बीजेपी या फिर आम आदमी बोल रहा हूं मैं, बीजेपी और या तो कांग्रेस ही देखी जाती है यहां पर। लेकिन वहां की ये रीजनल पार्टी कहलाती है। पंजाब जो आप देखते हो, पंजाब की एक पार्टी हुआ करती जिसका नाम क्या था, शिरोमणि अकाली दल। बट रिसेंट में यहां पर पंजाब की में किसकी सरकार है भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार है। रिसेंट में किसकी है, आम आदमी पार्टी की। इससे पहले किसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो यहां पर नाम तो लिखा रखा है शिरोमणि अकाली दल, तो ये यहाँ की रीजनल पार्टी हुआ करती थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस पंजाब को बनाने के लिए, पंजाब एक अलग राज्य बनाने में शिरोमणि अकाली दल का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसने ही इसको बनाया था पंजाब को। ठीक है, अगला आपका है हरियाणा।
हरियाणा में चलती है इंडियन नेशनल लोकदल, यहाँ की कौन सी है, रीजनल पार्टी है ये। और यहाँ पर भी वही हाल है कि या तो कांग्रेस आती है तो बीजेपी आती है, क्योंकि ये देखो क्या होता है ना कि जो नेशनल पार्टीज होती है ना इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसको लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा फेमस पार्टियां होती हैं। और ये सब जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये केवल अपने ही क्षेत्र में रहती हैं, और इस वजह से क्या होता है कभी कभी लोग इनको वोट नहीं भी करते हैं, बड़ी पार्टियों को वोट करते हैं। जैसे कि मान लो अभी आप भारत में चुनाव कराओ किसी स्टेट में, नॉर्मल सी बात है बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन जाता है, तो ऐसा देखा जाता है। खैर आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की जो रीजनल पार्टी है वो इंडियन नेशनल लोकदल है। महाराष्ट्र की जो आप देखते हो वो कौन सी है भाई, शिवसेना। शिवसेना भी अलग अलग हिस्सों में बट गई है, बट अभी के टाइम पर भी शिवसेना ही है, और अभी यहां पर लेकिन बीजेपी की सरकार है। जो गोवा आप देखते हो भाई, तो गोवा की पार्टी थी भाई महाराष्ट्रवादी गोमटक पार्टी कहते हैं, और एक है आपका यूनाइटेड गोन्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये है आपकी रीजनल पार्टी। 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, इन्हीं का नाम होगा और इन्हीं से पूछा जाएगा भाई कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की रीजनल पार्टी है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, तो इसके ऊपर आप ध्यान मत देना, आप ध्यान देना कि कौन सी रीजनल पार्टी कहां की है। कर्नाटका में चलती है जेडीएस, जनता दल सेकुलर। जो केरला आप देखते हो, केरला में है तो केरल की कांग्रेस चलती है, ठीक है, और एक चलती है इंडियन फेडरल पार्टी, और एक जो मैंने अभी और बताई थी आपको, कौन सी बताई थी, कम्युनिस्ट पार्टी वाली जो आपको मैंने बताई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट वाली, वो भी यहाँ की एक रीजनल पार्टी ही कहलाती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर तमिलनाडु में 2 चलती है भाई, डीएमके और एआईडीएमके। इनकी फुल फॉर्म बता देता हूं भाई, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, और इसका है ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ठीक है। ये कहां की पार्टी है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजनीति में ये जो 2 पार्टियां हैं वही बार बार आती हैं, इलेक्शन में जीतती हैं। आंध्र प्रदेश की पार्टी है भाई तेलुगु देशम पार्टी, और अभी भी जो आंध्र प्रदेश में सरकार है किसकी है, चंद्रबाबू की है शायद से, और वो भी किस पार्टी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के ही हैं। तो ये देखो रीजनल पार्टी है तो उसी की सरकार वहां पर देखने को मिलती है। अगली कौन सी है भाई, तेलंगाना में भाई बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। तो जो भारत राष्ट्र समिति आप देख रहे हो, बीआरएस चंद्रबाबू नायडू की सरकार है यहाँ पर ये, और चंद्रबाबू नायडू जो थे इनकी सरकार थी। अभी यहाँ पर तेलंगाना में यही पार्टी देखी जाती है, फिलहाल में यहाँ पर किसी और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। खैर उड़ीसा की बात करें भाई, तो उड़ीसा में चलता है बीजू जनता दल। देखो बीजू जनता दल जो आप देख रहे हो ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीजू पटनायक, और उन्हीं की पार्टी थी ये बीजू जनता दल, और उन्होंने पहले बहुत टाइम तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, और फिर उनका बेटा बनता है नवीन पटनायक समझो भाई, कम से कम 25 साल तक वो मुख्यमंत्री था, 25 साल। इतना लंबा टाइम किसी ने आज तक सर्व नहीं किया मुख्यमंत्री के रूप में जितना बीजू पटनायक ने किया, सॉरी नवीन पटनायक ने। बीजू पटनायक के ही वो बेटे थे। तो उड़ीसा की रीजनल पार्टी कौन सी है, बीजू जनता दल। झारखंड पार्टी है भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, वो इसी पार्टी के हैं, और वहां पर अभी भी इसी की सरकार है बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि जो भी कोई राज्य है और वहां की जो रीजनल पार्टी है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर नेशनल पार्टी का भी देखा जाता है, बट ज्यादा अगर लंबे समय तक हम देखें तो वहां की जो रीजनल पार्टी होती है ना, क्योंकि जो रीजनल पार्टी हुआ करती है ना, वो वहीं के जो लोग होते हैं वही मिलकर के बनाते हैं, है ना। अब मान लो कि जो मोदी हो गए वो कहाँ के हैं, गुजरात के हैं बेसिकली। अब मान लो वो झारखंड में जाकर के चुनाव लड़े तो वो हार सकते हैं क्योंकि वो वहां के नहीं है। तो इस तरीके से समझना है आपको कि जो एक स्टेट होता है उस स्टेट की जो रीजनल पार्टी होती है ना, वो काफी प्रभाव छोड़ती है उन जनता पे, क्योंकि वो उस राज्य के ही लोग उसको चला रहे होते हैं। वेस्ट बंगाल जो आपको देखते हो, तृणमूल कांग्रेस से कौन है, ममता बनर्जी भी काफी लंबे टाइम से मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। तो वहां की जो रीजनल पार्टी है वो कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस है, वहां पर प्रभाव सबसे ज्यादा उसका देखा जाता है। ऐसी जो आपका त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा में चलती है इंडिजिनस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा। ये यहाँ की क्या है, एक रीजनल पार्टी है जो वहीं के लोगों ने बना रखी है। और ऐसी आपका है मिजोरम, जो कि चलती है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट ही वो पार्टी थी जिसने मिजोरम को बनाया एक तरीके से, यानी कि मिजोरम जो था पहले अलग राज्य नहीं था, इसको अलग राज्य किसने बनाया, मिजो नेशनल फ्रंट नहीं राज्य बनाया, और इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगला है भाई आपका, मिजोरम हो गया ना, मणिपुर में कौन चलती है भाई, मणिपुर पीपल्स पार्टी। नागालैंड की है नागालैंड पीपल पार्टी, और नागालैंड पीपल पार्टी भी वो पार्टी है जिसने एक तरीके से नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस है,
असम जो आप इलाका देखते हो, असम में चलती है भाई। पहले यहाँ के कुछ विद्यार्थी हुआ करते थे और उन विद्यार्थियों ने ही मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, असम गण परिषद, असम यूनाइटेड जो करके है ये आपका असम गण परिषद है वैसे बेसिकली। तो ये जो पार्टी थी वो उनके जो यहाँ के स्टूडेंट वगैरह थे, स्टूडेंट यूनियन जो था, उन्होंने ही मिलकर के ये पार्टी बनाई थी। ठीक है। सिक्किम जो आप देखते हो, सिक्किम में चलती है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यहां पर भी सिक्किम में इन्हीं की सरकार है, इसके साथ मिलकर के भाजपा ने समर्थन ले रखा है, वो बात अलग है, लेकिन वहां की रीजनल पार्टी कौन सी है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। बिहार में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, आरजेडी बताया था, याद है आपको? आरजेडी, और फिर मैंने जेडीयू बताया था। ये वही पार्टियां हैं एक तरीके से, आरजेडी, जेडीयू, और एक और है लोक जनशक्ति। ये किसकी है लोक जनशक्ति? चिराग पासवान, आपने नाम सुना होगा, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, तो ये वहां के हैं। तो ये लोग कौन है? ये लोग वहीं के नेता हैं, ये भारत बोल रहा हूं, ये बिहार के असली नेता है, ओरिजिनल एक तरीके से, और इसीलिए इनकी इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा देखा जाता है इनकी पार्टियों का उस क्षेत्र में। अगला क्या है भाई आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी है, और एक है आपका रालोद कहते हैं इसको, रालोद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल कहते हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। एक भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, है ना, वो इसी से थे। और समाजवादी पार्टी के साथ आप इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी भी लिख सकते हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। मायावती की जो पार्टी बताई ना मैंने आपको, मायावती की जो पार्टी है वो भी क्या है? वो उत्तर प्रदेश की ही एक रीजनल पार्टी है। तो ये थी कुछ आपकी रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज। ठीक है, चलो ये टॉपिक खत्म करते हैं, अब अगले पे आते हैं। अब बात करते हैं भाई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की चुनौतियां बता रहा हूं मैं, यानी कि एक जो कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इनके भीतर क्या क्या चुनौतियां होती है। तो पहली चुनौती होती है भाई कि इनके भीतर की जो डेमोक्रेसी है वो ही नहीं होती है। इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब ये है कि बीजेपी है, अब बीजेपी मान लो मैंने बोलता हूं कि मोदी, अमित शाह, यही नाम आप सुनते हो ना, तो बड़े नाम इसमें जो होते हैं वही फैसले लेते हैं, और आपको मतलब क्या होगा कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको बोलने को मौका नहीं मिलेगा। ऐसी कांग्रेस में, ऐसी आम आदमी पार्टी में, तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, उसमें जो प्रभाव होता है वो केवल बड़े लोगों का होता है, मतलब उसके भीतर बाकियों की नहीं सुनी जाती, वो जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा बेसिकली। तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि इन पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं होती है। जो फैसला लेंगे वो पार्टी के जो भी मेन बंदे होंगे वो लेंगे। अब मान लो बीजेपी है, बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखा जाता है? अमित शाह का देखा जाएगा। अमित शाह जी जो बोल लेंगे वो सभी पार्टी के बंदों को करना पड़ेगा, मतलब बीजेपी के बंदों को करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी भी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा कि जो एक पार्टी होती है, जिस पार्टी में क्या होता है, दूसरा चैलेंज हो जाएगा आपका कि यहां पर डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। जैसे कि मान लो कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस में आप क्या देखते हो कि वहां पर गांधी परिवार का सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? प्रभाव देखा जाता है। मतलब पहले कौन थे? इंदिरा गांधी थी, फिर राजीव गांधी थे, अब राहुल गांधी एक तरीके से। तो ये जो पार्टियां होती है ना बहुत सारी, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, हर एक पार्टी की यही बात है। बीजेपी की भी आप देख लो, कल को आने वाले टाइम में अमित शाह का लड़का उसको चला रहा होगा, अभी तो अमित शाह चला रहे हैं, उनका लड़का चलाएगा। ऐसे ही मैंने बीजू जनता दल का बताया कि पहले उनके जो पिता थे बीजू पटनायक वो चलाते थे, अब उनका बेटा चलाता है नवीन पटनायक। ऐसे ही जो आपको लालू यादव का आपने नाम सुना होगा, तो लालू यादव थे पहले, अब कौन है? जो उसके बेटे हैं, कौन? तेजस्वी यादव, वो उसको चलाते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना उसमें डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, उसमें इलेक्शन नहीं होता है कि इलेक्शन होगा और फिर उस पार्टी का हेड तय किया जाएगा। तो ये एक क्या है? ये एक गलत चीज है भाई, ये एक चैलेंज है। तीसरा क्या है कि जिस पार्टी के मेंबर्स के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, मसल पावर होगी, उसी को क्या दे दिया जाएगा भाई? टिकट दे दिया जाएगा। आप मान लिया बहुत बड़े बढ़िया नेता हो, बट रियल में आप कुछ भी नहीं हो अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास मसल पावर नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान देना, ज्यादातर मामलों में, ज्यादा क्या 90 से ऊपर मामलों में क्या होता है कि उसी बंदे को सबसे ज्यादा सीटें प्रेफर करी जाएंगी जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। ऐसा बहुत सारे मामलों में देखा जाता है। तो एक ये चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टी का। और अगला है आपका लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या है? अब मैंने क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टी में ये सब चीजें होंगी, तो क्या कोई बढ़िया बंदा निकल के आएगा? बिल्कुल भी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन्हीं के बंदे थे और इन्होंने ही अपने बेटों को आगे कर दिया। तो बढ़िया बंदा कैसे पता चलेगा हमें? बढ़िया बंदा तब पता चलेगा ना जब आप लोग उसके अंदर इलेक्शन करेंगे और बोलेंगे कि 5 नेता हैं, इन 5 में से एक को हेड चूज करना है। बट ऐसा नहीं होता है, समझे कहने का मतलब? तो ये सब जो चीजें हैं होता है, लेकिन वो दिखावे का होता है। मतलब न्यूज आती है भाई कभी कभी कि कांग्रेस का भी हेड चुन लिया किसी और को, अभी वहां पर खड़गे जी हैं, उसके हेड हैं कांग्रेस के, बीजेपी के नड्डा हैं, इस तरीके से। तो कुछ पार्टियां हैं जो इलेक्शन कराती हैं, खैर वो इलेक्शन दिखावे के लिए भी हो सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे भीतर भी इलेक्शन हो रहे हैं। खैर अगर क्वेश्चन आता है आपका कौन सा वाला
चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको ये सब बातें बतानी है। ओके, चलो अब बात करते हैं भाई कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म्ड का मतलब समझना है भाई कि इसमें हमें कौन कौन से सुधार करने हैं। ठीक है, कौन कौन से सुधार करने हैं। सबसे पहला देखो, जो अभी तक हो चुका है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि यार बहुत सारे जो नेता होते हैं ना, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि सरकार गिर जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए एक नियम लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल निरोधक कानून। दल बदल निरोधक कानून लेकर के आया गया था ताकि उसको रोका जा सके भाई कि अगर आप क्या करते हैं, अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो जो भी आपकी सदस्यता होगी वो रद्द कर दी जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो एक ये लाया गया ताकि दल बदल को रोका जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि मान लो मैंने अभी आपको आम आदमी पार्टी का एग्जांपल बताया था कि इसने दिल्ली की कितनी सीटें जीती थी, दिल्ली की 50 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी और 70 सीटों पे चुनाव हुए थे। तो 36 चाहिए आपको मेजोरिटी के लिए। अब 35 से ज्यादा इसके पास है। कल को कांग्रेस क्या करे, इनके विधायक खरीद ले और कम से कम 20 खरीद ले, समझ लो 20 कर देंगे तो हो जाएगा काम। हाँ 20 कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो 20 और 20 कितने जाएंगे इस पे 40, इसके कितने हो गए 40, इसके कितने हो गए 30। अब इसकी सरकार चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब ये सब स्थितियां जब बनती है ना, इस चीज को रोकने के लिए ही क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि सरकार, जो जनता है, जनता तो चुनती किसको है, आम आदमी पार्टी को चुनती है, लेकिन खरीद फरोख्त के जरिए क्या होता है, इनके मेंबर्स को कोई दूसरी पार्टी खरीद लेती है और खरीदने के बाद क्या होता है, मतलब खरीदना क्या ही बोल रहा हूं मैं, मतलब ऐसा कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास खरीदना, बट ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनको खरीद लिया जाता है। तो मैं भी इसीलिए कह दे रहा हूँ, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं इस बात का भाई कि कांग्रेस ने या फिर भाजपा ने किसी ने भी किसी को खरीदा और उनकी पार्टी में से उनको निकाला और अपनी सरकार बनाई। ठीक है भाई, खैर तो ऐसा करके होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, लेकिन इसका भी तोड़ ये है कि आप आधे से ज्यादा अगर मेंबर हैं, इसी के आसपास में कुछ है, तो ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो वो ज्यादा बंदे लेकर के आते हैं, मतलब अकेले नहीं आते उस पार्टी से, और भी बंदों को लेकर के आएंगे ताकि इस एंटी डिफेक्शन लॉ का कुछ मतलब बिगाड़ ना पाए उनको। खैर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, दल बदल निरोधक कानून। तीसरा क्या है भाई कि पार्टियों को ये बोला गया है भाई कि आपके जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है, वो भी आपको बताना पड़ेगा चुनाव से पहले। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो अपनी पेंडिंग्स बता रहे होते हैं कि भाई मेरे पास ये सब केस चल रहे हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना लोन है। तो ये एक नई चीज लागू कर दी गई। तीसरा ये कर दिया गया भाई कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपने भीतर भी क्या कराने पड़ेंगे, इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, है ना। ये नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने मन से चले जा रही है, उसका कोई हेड बन रहा है, फिर उसका बेटा हेड बन रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए मैंडेटरी करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसके भीतर भी क्या हो, इलेक्शन हो। और तीसरा कि आपको भी क्या भरना पड़ेगा, अब आपको भी IT रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, इनको बहुत सारा चंदा मिलता है। ठीक है, और इस चंदे का वो टैक्स नहीं भरते हैं। तो इस चीज को सही करने के लिए वहां पर भी इनकम टैक्स रिटर्न को भरने को इनको बोला गया। तो ये सब जो है रिसेंट एफर्ट्स हैं जो लगाए गए थे। अब हम बात करते हैं सजेशन कौन कौन से हमें और चीजें इसमें बदलाव करना चाहिए। पहला तो ये कर देना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कौन कौन से मतलब वो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके पास, कितना उनके पास पैसा, इस टाइप का जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है ना, ये होना चाहिए सबके पास। दूसरा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें वुमेन्स के लिए क्या होनी चाहिए, रिजर्व सीट होनी चाहिए हर एक पार्टी में। ये एक सजेशन है भाई। तीसरा क्या है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी कि जो भारत सरकार है, जो सरकार है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी आई, कोई प्राइवेट कंपनी आई और उसने एक पार्टी को पैसा दिया कि भाई ये 10 करोड़ रुपए ले या फिर 100 करोड़ रुपए ले और इलेक्शन तो लड़। कल को वो इलेक्शन जीतेगा तो ये जो बंदे ने पैसे दिए वो अपना काम करवाएगा, यही काम करवाएगा ना। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या बोला जा रहा है भाई कि जो सरकार है ना वो पैसा दे, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे, और वो फिर इस पैसे से चुनाव को लड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को ना बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है अगर उसको चुनाव जीतना है तो। अब वो पैसा भाई कहां से लाए, है ना। तो पैसा आता है भाई कॉर्पोरेट से। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना वो पैसा लेकर के आती हैं, वो पैसा देती हैं, भाई तुम लड़ो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम देंगे। वो बताती नहीं कि हमें शुरू में क्या चाहिए, वो कुछ नहीं बताएगी। कल को इलेक्शन जीतेंगे तो जाएंगे मंत्री जी के पास और कहेंगे मंत्री जी वो इधर आपका हाईवे जा रहा था इधर से और मेरे इधर ढाबा भी पड़ता है, तो जो हाईवे यूं जा रहा था ना उसको अब यूं घुमा दो ताकि ढाबे से लोग जाएं तो मेरे ढाबा भी चल जाएगा बेसिकली, है ना। ऐसे ही आएंगे, कुछ बोलेंगे कि रोड बनवाना है सर, मैं कहा हाँ रोड बनवाना है।
तो कह रहा है कि हमें दे दो, हम बना देंगे पार्टी। वो जो बंदा कॉर्पोरेट वाला न जाने क्या कर रहा होगा, रियल में उसका वो काम नहीं होगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो ऐसी चीजों की डिमांड करेगा। पॉलिटिकल पार्टी को ये डिमांड माननी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसी के बलबूते आपने पैसे लिए और फिर आपने इलेक्शन जीता, कल को आपको और फंड चाहिए तो आपको वो पैसा देगा, है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि सरकार जो है, स्टेट का मतलब यहां पर राष्ट्र है, क्या है यहाँ पर? राष्ट्र। स्टेट का मतलब एक देश है कि जो सरकार होती है उसको पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहिए, ना कि जो कॉर्पोरेट पैसा आ रहा है उससे लेना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट क्या है भाई कि सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन हो लोगों का हो राजनीति के भीतर, पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर, और यही कुछ क्या है इसके अंदर रिफॉर्म्स के तरीके हैं। तो ये जो क्वेश्चन जब आपका आता है तो इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स कर दिए गए हैं और कौन कौन से आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो ये आप अपने मन से भी बना करके लिख सकते हो। तो ये कुछ अपने आप वाले हैं, अगर आप चाहो तो इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये भी रिफॉर्म एक होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो यहां पर बताया जाता है। ठीक है, चलो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है आपका कि पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था भारत में वो हुआ था 51-52 के समय में ही हुआ था, और ये तुरंत हुआ था भारत में। क्या कहते हैं, जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 47 में, 47 के बाद 51-52 में हुआ था। बहुत टाइम क्यों लगा? क्योंकि इससे पहले भी होने वाला था बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि हम पहली बार इलेक्शन करा रहे थे। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी जनसंख्या है, और इसीलिए बहुत टाइम लग गया था हमें इलेक्शन कराने में। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे भाई। ठीक है, एक और इसमें है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? पहले चेयरपर्सन थे। चेयरपर्सन का मतलब समझना है आपको, प्रेसिडेंट समझना है, एक पार्टी का हेड। ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जो बीजेपी पार्टी आप देखते हो, भारतीय जनता पार्टी, उसके ये क्या थे? पहले चेयरपर्सन थे। तो ये नाम आप याद रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। ऐसी श्री कांशीराम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1985 में एक पार्टी बनी थी ना, 1985 था 1885 था, एक बार देख लो भाई, कल को बोल दोगे गलत पढ़ा दिया। 1984 था, सॉरी। ठीक है, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो 1984 में जो ये पार्टी बनी थी आपकी, उसके ये पहले चेयरपर्सन थे, जो ये बने एक तरीके से। और ऐसी है, इन 1985 एंटी डिफेक्शन एक्ट कम्स इनटू पावर। जो एंटी डिफेक्शन मैंने बताया ना, दल बदल निरोधक कानून, जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन जो लॉ था या फिर एक्ट था, वो कब आया था? 1985 में आया था। खैर, ये चैप्टर हमारा इतना ही। इस चैप्टर को हमने काफी बारीकी से किया है, बेहतरीन तरीके से किया है, और मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता है समझ, तो फिर इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको आसान तरीके से समझाया है। और अगर आपको कुछ लगता है डाउट वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई अगली वीडियो में कर दूंगा, वीडियो में जब मैं आऊँगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी हमारा जो मिशन चल रहा है, मिशन 2025, उसके हिसाब से काफ़ी तेज़ गति से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, खैर ये इतना ही था हमारा चैप्टर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको सब कुछ समझ आता है, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, जिससे पढ़ करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए और अगली वीडियो में मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से फिर से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरा नाम अमरेश कुमार है। ठीक है, चलिए गुड बाय।